हर हर महादेव। बात हुई है टीचरों के ऊपर, और एग्ज़ाम तो एक माध्यम है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पूरे भारत का कोई भी 1 डे एंड 2 डे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस हो। इन सारे प्रोसेस में सरकार ने बच्चों से अच्छे खासे पैसे लेने हैं, और उसके बाद चाहे एम्स का एग्ज़ाम हो, एम्स में अभी आप देख सकते हैं 3,000 रुपये फ़ीस है। अगर गरीबों को आप लेना ही चाहते हैं और सबसे नीचे के बच्चों को लेना ही चाहते हैं तो 3,000 फ़ीस रखना ही क्यों है? आपने सीट निकाली 10 और भरने वाले हैं लाखों में, तो आपका तो वैसे ही कोटा फुल हो जाता है पेमेंट से। चलिए बात करते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी एक संस्था है जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। वह बना था 1975 में, लेकिन उस समय इसका नाम जो था सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन रखा गया था। सेकेंड टाइम में इसको 1977 में इसका नाम चेंज करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रखा गया, और यह ओरिजिनली 4 नवंबर 1975 को बनाया गया था। इसमें क्या क्या एग्ज़ाम के पैटर्न होते हैं और कैसे इसको इजी टू वे बनाने के लिए इसको किया गया था। इसमें जितने भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते थे ग्रुप बी और ग्रुप सी के, उन सारे एग्ज़ाम को कराने के लिए इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लाया गया था। इसका बेसिकली एक ही काम था, एग्ज़ाम पैटर्न को आसान करना और बच्चों को सबसे कम फीस में एग्ज़ाम दिलाना, एकदम सॉफ्टली और एकदम अच्छे से चीज़ों को करना। क्योंकि एक चीज़ जब हटती है दूसरी चीज़ आती है रिप्लेस करके, यानी पहली चीज़ को रिप्लेस करने वाला जो दूसरा चीज़ है वो उससे ज़्यादा ही बेटर होना चाहिए, ऐसा सबका मानना है। फिर एसएससी के बारे में ऐसा नहीं सुनने में आ रहा है। एसएससी अपने कर्मों पे पहले अच्छा ठीक ठाक चल रहा था, मतलब हर चीज़ों में कमियां होती हैं, एसएससी में भी हैं। इन चीज़ को सारे टीचर ने, जब इस विवाद को सारे टीचरों ने उठाया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस एग्जीक्यूटिव जो आपका है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है इस समय, उसको जो कई सालों से ब्लॉक लिस्टेड में थी, उसको फिर से सेंटर देके, अब सोचिए अगर आपके घर में अगर आपकी मशीन है, आपकी गाड़ी है, अगर उसको 10 साल से अगर बंद करके रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, वैसे एसएससी के साथ हो रहा है। अब जिसको टेंडर मिला है वो तो पैसा खिला के, चाहे जैसे भी उनकी जो भी रणनीति रही है, वो जिसके रणनीति के हिसाब से उन्होंने अपने एसएससी के टेंडर से उसको पास करा लिया है, चाहे जो भी करके, लेकिन उनके सेंटर तो ठप पड़े हुए थे। फिलहाल में तो जिसके सेंटर अच्छे होते हैं, जैसे कि जिनके रनिंग कंडीशन में होते, आप उनको अगर एक बार सेंटर देते तो उनके अच्छे से एग्ज़ाम कराने की प्रोसेस अच्छी रहती। लेकिन बहरहाल यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जिनका सेंटर रनिंग में ही नहीं था प्रॉपर तरीके से, उनको आपने दे दिया। वही 10 साल पुराने कंप्यूटर, 8 से 10 साल पहले जो बंद पड़े हुए थे, उन्हीं को चालू करके ठोक ठठा के उनको चालू कर दिया गया और उसमें एग्ज़ाम में बच्चों को बैठा दिया गया। 1 घंटे के एग्ज़ाम में आप कितना बियर कर पाएंगे? अगर मान लीजिए 20 मिनट भी आपका गया, यानी 20 मिनट का मतलब 40 से 50 क्वेश्चन। बच्चे किस चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं? अपनी एक्यूरेसी के ऊपर, अपनी टाइमिंग के ऊपर। उनका तो टाइमिंग भी गया, एक्यूरेसी भी गई, फ्रस्ट्रेशन अलग से, बाकी जो उनके ऊपर मेंटल प्रेशर है वो अलग से घर वालों का कि इस बार हो जाएगा, इस बार नहीं चूकेंगे। ये कहने की बात नहीं। ये जो टीचर लोग, जैसे कि मैं बहुत सारे टीचरों का नाम लूँगा, जैसे अभिनव सर हैं, राकेश सर हैं और आपके आदित्य रंजन सर हैं, ये जितने भी टीचर बड़े बड़े इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट टीचर जो लगे हुए हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने में, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इनकी तो पहले से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर एक छोटा सा कोचिंग संस्था भी सपोज़ करिए चलाते हैं तो इनको खाने की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये इंडिया के सिस्टम को बदलने के लिए आगे आए हैं। इस मुहिम को हम सबको आगे लेके चलना पड़ेगा। रीज़न क्या है आगे लेके जाने का? अगर आज हम आगे नहीं आएंगे तो दुनिया में ये एक मैसेज जाएगा कि इंडिया के लोग अपने ही सिस्टम से बच्चे जो कि बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और वहाँ के लोग अपने ही सिस्टम से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो टीचर, सोचिए जो टीचर मार खा रहे हैं, जिन टीचरों का कोई दोष नहीं, जो कि बच्चों के हक़ के लिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि टीचरों ने बोला है, सारे टीचरों ने, कि हम सपोर्ट हमें चाहिए बच्चों का, और बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये क्या बात हुई कि जिस स्वतंत्र देश में हम रहते हैं वहाँ अपनी आवाज़ भी उठानी गुनाह हो गई। आज से आप यही चीज़ पहले समझिए, आज से 10 से 20 साल पहले अगर आप जाइए तो अगर पेट्रोल का भी रेट 1 पैसा बढ़ता था तो सारे नेता लोग आ जाते थे रोड पे और रैलियां करते थे और प्रदर्शन करते थे, पूरी छूट, खुली छूट थी।
क्या आपको ये पता है कि आप अपनी आवाज़ को जन समाज में पहुंचा सकते हैं? अपनी जो व्यवस्था चरमरा गई है उसको क्या आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं? अगर ऐसा करने से रोका जा रहा है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं कमियों को छिपाया जा रहा है। तो एसएससी अपनी जगह पे सही है और बच्चे अपनी जगह पर सही हैं। ओवरऑल मैं किसी को ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कौन गलत है, लेकिन जिनकी गलती है उनको पता है कि मेरी गलती है, उनको सुधार लें और बच्चों का सही से भविष्य निर्माण करें, और भविष्य उनका निर्माण होगा तो उनके साथ और भी लोगों का होगा। लेकिन अगर आप बहरहाल अगर चाहते ही नहीं हो कि नौकरी हो किसी की, तो बच्चों से बोल दीजिए कि सारे लोग बिज़नेस करिए, बिज़नेस के बाद आप अपना भविष्य खुद से देखिए, और सारा कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। जब ऐसी ही बात है, सारी कुछ चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है, तो सरकार भी प्राइवेट होनी चाहिए। मतलब कि सरकार को भी ये हक नहीं है, ये पूरा जो सिस्टम चलाया जा रहा है पूरा संविधान के हिसाब से, अगर उसके हिसाब से आप सब कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप सरकार भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मीटिंग करने में अरबों से करोड़ों रुपए आप लगा देते हैं, और हर जगह आप हर साल में 50 रैलियाँ आप करते हैं। कितना पैसा आपने व्यर्थ किया। अगर इसी को डिजिटली आप करें, डिजिटल में कम पैसे लगेंगे, आप अपने एक जगह से रह के सारी रैलियों को निकालें। आपके एक आपके टूर से, एक आपके रैली से न जाने कितने लोगों को संघर्ष करना पड़ता है अपने रोज़मर्रा के जीवन से। आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि अगर एक जगह कोई मीटिंग हो रही है जहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ वहाँ मुख्यमंत्री और वहाँ के सारे जितने पदाधिकारी लोग हैं वह अगर सम्मिलित होते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था क्या होगी? सारे लोगों का फोकस तो उधर ही होगा और सारी व्यवस्थाएं उधर ही की जाएंगी। लाइट्स हों चाहे